हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र, जिसे सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती ने लिखा है और जो हम हशमत नामक रचना में संकलित है। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो मियां नसीरुद्दीन थे वो खानदानी नानबाई थे। नानबाई का अर्थ है विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने व बेचने का काम करने वाला व्यक्ति। उसे क्या कहा जाता है? नान बाई। तो देखो ध्यान से, पहला प्रश्न करते हैं। मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। उत्तर, मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वह साधारण नान बाई नहीं है, वह खानदानी नान बाई है। वे मसीहाई अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं, यानी आर्ट जानते हैं। अन्य नानबाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियां नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ नानबाई बताते हैं। तो देखो यहाँ पे नानबाई का अर्थ मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने वाला या बेचने वाला व्यक्ति। जो मियां नसीरुद्दीन भी एक प्रतिभाशाली नानबाई थे और उन्हें नानबाइयों का मसीहा इसलिए ही कहा गया है क्योंकि वह खानदानी नानबाई थे, यानी उनकी कई पीढ़ियां यह कार्य करती आ रही थी। जो उनके पिता थे बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से जाने जाते थे, और जो उनके दादा थे आला नानबाई मियां कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वह सारे अपनी कला में प्रवीण थे और इस कला के महान पारखी थे। इसलिए मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? आंसर, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वह उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उन्हें प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देखा, यानी पटापट की आवाज़ आ रही थी। तो वह अपनी उत्सुकता रोक ना सकी और वह दुकान खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की थी। देखो इसमें क्या है होता है कि लेखिका एक दोपहर को जामा मस्जिद से मटिया महल होता है उसका जो गढ़ैया मोहल्ला की ओर से जा रही होती है। उसकी नज़र एक बिल्कुल सी साधारण सी दिखाई देने वाली दुकान पर पड़ती है, जहाँ पर उसे पटापट की आवाज़ आ रही होती है। वहाँ आटा साना जा रहा होता है, यानी गूथा जा रहा होता है। लेखिका कि वहाँ पे शायद सेवइयाँ जो बन रही हैं, बनाने की दुकान है। लेकिन पूछने पर उसे पता चलता है कि यह खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। और यह पता चलते ही जो लेखिका होती है वह मियां नसीरुद्दीन से मुलाकात करने का निश्चय कर लेती है और उसकी दुकान में चली जाती है। नेक्स्ट देखो, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही ना था। बस जो वो बता रहे थे सब सुनी सुनाई बातें थी, उस बात में सच्चाई नहीं थी। क्योंकि उनके किसी भी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाना होता है जहाँ खाना बनता है, उसे बावर्ची खाना कहा जाता है। बावर्ची खाने में कभी काम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकता था। यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाहते हैं कि जब लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से पूछा कि जो आपके बुजुर्ग थे, आपके बड़े थे, किस बादशाह के यहाँ बावर्ची यानी खाना बनाने का कार्य करते थे, तो मियां ने क्या कहा कि बादशाह सलामत ने हमारे बुजुर्गों से कहा, यानी बात को उन्होंने गोलमोल कर दिया कि नानबाई कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से। तो हमारे बुजुर्गों ने उन्हें एक ऐसा पकवान बनाया जिसे बादशाह ने खूब खाया और खूब सराहा। तो लेखिका ने पूछा किस बादशाह सलामत के यहाँ? लेखिका ने एक दो नाम भी बता दिए।
बहादुर शाह जफर या कोई और। इतना सुनते ही जो मियाँ थे उनकी लेखिका की बातों में दिलचस्पी क्या हो गई, कम हो गई, और वो सोचने लगे यह तो पता नहीं ना जाने कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रही है, और अगला सवाल पता नहीं कैसा पूछ ले जिसका उत्तर मेरे पास हो या ना हो। इसलिए उनकी जो बातों की दिलचस्पी थी लेखिका में क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट देखो, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधर अंदर होता है तूफान के आसार देख कर यह मजमून होता है विषय ना छेड़ने का फैसला लिया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखो उत्तर, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी, समाप्त होने लगी। उसके बाद से वह किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे ताकि बात को गोलमोल किया जा सके। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह उनके कारीगर बब्बन मियाँ हैं। तब लेखिका के मन में आया कि वह पूछ ले कि आपके बेटे बेटियां हैं, लेकिन जैसे ही उनके चेहरे पर उन्होंने वैसे भाव देखे, पर उनके चेहरे पर जो बेरुखी देखी, उन्होंने बेरुखी के भाव देखे, तो उस विषय में कुछ ना ही पूछना क्या समझा, ठीक समझा। तो यहाँ क्या है कि जब मियाँ नसरुद्दीन लेखिका के प्रश्नों का उत्तर देते हुए व्याकुल सा हो जाते हैं, दुखी से हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लेखिका के प्रश्नों का उल्टा सीधा उत्तर देना आरंभ कर देते हैं। और जो मियाँ नसरुद्दीन होते हैं उनके चेहरे पर जो अंदर की आसार जब लेखिका देख लेती है, तूफान का असर देख लेती है, तो वह उस प्रसंग को बीच में ही क्या कर देती है, छोड़ देती है। उसे लगता है कि अब जो वह बात कर रही है, जो मियाँ नसरुद्दीन है, उसे व्यर्थ प्रतीत हो रही है। अतः वह नया प्रश्न पूछ लेती है कि भाई आपके यहाँ कितने प्रकार की रोटियाँ बनती हैं। तो जो नसरुद्दीन बताते हैं उन्हें कि उनके यहाँ बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, तुनकी, कई किस्म की रोटियां बनती हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि मियाँ लेखिका के प्रश्नों के उकताने पर ही क्या देते हैं, मिजाज में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट देखो, पांचवा, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। तो देखो, मियाँ नसरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पक्का चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन तथा पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। वे बड़े सधे अंदाज में बातों का जवाब देते, यानी बिल्कुल वे बड़े ही सटीक जवाब देते। कभी वह पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाते। पंच हजारी क्या होता है, यानी 5000 सैनिकों का अधिकारी उसको कहा जाता है। तो कभी अपनी आंखों के कंचे फेरते, यानी पुतली फिराते, तो कभी आंखें तरेरते। अब देखो, इन शब्दों का थोड़ा सा आपको मीनिंग भी अगर आप जान लोगे तो क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ को समझने में आसानी होती है। तो कभी आंखें तरेरते, तरेरते का मतलब होता है तान कर। सबसे बड़ी बात, वह डींगे मारने में सबसे माहिर थे, यानी बहुत ज़्यादा डींगे मारते थे।